गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 प्रवास, जिसे लिखा है श्री सलीम अली ने। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले और डॉक्टर सलीम की चर्चा ना हो, यह संभव ही नहीं। डॉक्टर सलीम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना, क्या बोलते हैं उनको? बर्डमैन। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है। एक 10 वर्ष के बालक की बयां पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने ही बालक सलीम को पक्षी शास्त्री बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रवास। पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़िया किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती है। ऐसा क्या है जो इन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती हैं? और कैसे उन्हें पता चलता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए? इन बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें 1 हफ्ते या इससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग अथवा खेतों में आ जाती है। ये ही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह है कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती हैं, अन्य क्यों नहीं जाती? जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर ही निर्भर करता है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य ना होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और शेष वहीं बने रहते हैं। उनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जा सकता है और अन्य वहीं बने रहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती है और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है लौटकर अपने देश आ जाती है। वे अपने देश जब आती है उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपले, कलियाँ और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर बन जाते हैं। पतझड़ के बाद पहली सर्दी पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती है। उदाहरणार्थ रोजी पेस्टर, एक चिड़िया का नाम है रोजी पेस्टर, जो मध्य एशिया में अंडे देती है। भारत से मई में चली जाती है और अगस्त में फिर लौटकर आ जाती है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती है। वे मार्च में जाती है और सितंबर में लौटती है।
यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उनके लिए कुछ हद तक ये आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया होती है जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती है, और इसी स्थिति में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास इतने आवश्यक क्यों होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में पीलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में ही ज़रूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े ना इकट्ठा कर ले कोई सही जानकारी हो भी नहीं सकती। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी करती है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वैसे चिड़िया भी तैयारी करती है। वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती है। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है। ठीक, अब आप कुतुबनुमा का अर्थ सोचेंगे कि कुतुबनुमा आखिर होता क्या है। तो कुतुबनुमा को बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। अब यह विश्वास किया जाने लगा कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाए, पर जैसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती है। रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती है, पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते, पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहल प्रवास यात्रा पर चलता है प्रायः अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर है कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती है उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनकी चिड़िया अकेली ही प्रवास यात्रा पर चलती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती है। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती है, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती है, शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है, इसलिए वे एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर सकती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं। सारांश यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ तो होती ही है, साथ ही खतरनाक भी होती है, क्योंकि उन्हें कितने घंटे तक उड़ना रहता है समुद्र तल के पास जब उड़ती हैं तो।
क्योंकि वहाँ पर ना कोई वृक्ष होते हैं, ना कोई घर होते हैं जहाँ पर वे अपनी थकान मिटा सकें। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती है, पर यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़ियाँ जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती है, जाड़े के दिनों में भारत आ जाती है। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होती है जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बत्तखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है, वह है उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देना। चिड़िया को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है कि फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले, वह उसे उसकी सूचना दे। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगली बत्तखें 4,800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई हैं। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। छल्लों पर लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दें, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। आपको जो छल्ला पहनाया है, जिस छल्ले में उसका नाम लिखा है, उसे आपको सूचना देनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़िया भी मिलती है जिनके पाँव में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हो या विदेशी, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए, और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जाती है। तो आपको समझ में आया कि प्रवास होता क्या है। अब आप क्या कर लेंगे, इनके शब्दार्थ लिख के याद भी कर लेंगे। ओके, इसके साथ ही ये पाठ 10 प्रवास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।